और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ। प्रदेश में अब रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान दिया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान भी मिलेगा। बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। जबलपुर में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान और रानी दुर्गावती सम्मान की घोषणा के साथ ही दोनों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी सहमति बनी है। तो वहीं रानी दुर्गावती मिलेट्स प्रोत्साहन योजना का फैसला भी लिया गया और मोटा अन्न उत्पादन पर प्रति किलो 10 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें मोहन कैबिनेट में और कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फैसला ये कि रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान की घोषणा आज मोहन कैबिनेट की बैठक में की गई। इसके साथ ही रानी दुर्गावती सम्मान की घोषणा भी की गई है। दोनों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। रानी दुर्गावती मिलेट्स प्रोत्साहन योजना का फैसला भी लिया गया है और मोटा अन्न उत्पादन पर प्रति किलो 10 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आज कई अहम फैसले, कई बड़े फैसले मोहन कैबिनेट में लिए गए। बेहद महत्वपूर्ण आज कैबिनेट की बैठक रही, जहां पाठ्यक्रम के साथ साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। सड़क निर्माण कार्य भी मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट के फैसलों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं आपको। हमारे आदिवासी भाई जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को प्रति मानक बोरा, जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 4000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। पहले ये 3000 प्रति मानक बोरा थी, अब 4000 कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा और हमारे यहाँ के मिलेट्स को सारी दुनिया में प्रचारित करने का काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछला वर्ष सारी दुनिया ने मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया। मिलेट्स को श्री अन्न की रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे बढ़ाया, अब आप इसे और आगे बढ़ाओ। ये वो बात है जो पीएम मोदी ने सीएम मोहन यादव से शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कही थी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में इस बात का खुलासा किया। जबलपुर में हुई कैबिनेट बैठक से पहले सीएम ने यहां 400 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें लाकर इतिहास रचेगी। तो जो बात पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव को कही थी, आज उस बात का खुलासा सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। और वो बात ये थी कि मध्य प्रदेश को प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे बढ़ाया है, आप इस प्रदेश के विकास को और आगे बढ़ाओ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी हमारे अपने शपथ समारोह में आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मोहन जी आपको काम करना है, लेकिन काम करने के लिए अपना आधार इस रूप में रखना है कि हमारा समूचा मध्य प्रदेश ये देश का सबसे अच्छा राज्य है। माननीय शिवराज सिंह जी ने इसको आगे बढ़ाया है, आप उसको और आगे बढ़ाते रहिए। लगातार काम करते करते अपने काम की धुरी का केंद्र हर जिला, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक जाना चाहिए। प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः मोदी जी की बनेगी। जोरदार ताली बजाए 2024 के लिए, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों के बड़े बड़े समाचार पत्रों ने सर्वे कराए, वो कह रहे हैं कि अब 400 पार, अब की बार 400 पार, मोदी जी के नेतृत्व में जीत अपार। ये जो विश्वास मोदी जी का बढ़ रहा है, दोनों मुट्ठी बांधे हाथ की और संकल्प रहे, ये जो अपना प्रभु राम का जो विश्वास हम पे है, राम राज्य की जो कामना हमने की है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम करते करते लोगों का, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, सभी लोगों का दिल जीता है। ये विकास का कारवां लगातार बढ़ते जाएगा। तो बोले मेरे साथ, भारत माता की,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को पीएम मोदी का आशीर्वाद है। वो सीएम बनने के पहले दिन से ही मोदी जी के बताए रास्ते पर काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मध्य प्रदेश पर आशीर्वाद है। चुनाव से पहले हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। तो मोहन जी को आशीर्वाद प्रधानमंत्री का है कि मध्य प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए और हर गरीब के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुई छत्तीसगढ़ पीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा गड़बड़ी की जांच होगी। बुधवार को विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी। मीटिंग में फैसला लिया गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई इस परीक्षा गड़बड़ी की जांच करेगी। बता दें, पीएससी के रिजल्ट आते ही सवाल खड़े हुए थे कि अधिकारी और राजनेताओं के बेटे बेटियों को तवज्जो दी गई है। साय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले समेत किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदने और 66 लाख लोगों को 5 साल तक मुफ्त चावल देने पर भी फैसला लिया गया। और इसके साथ ही कौन से महत्वपूर्ण फैसले रहे साय कैबिनेट के, वो भी आपको बताते हैं। तो विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सीजीपीएससी परीक्षा गड़बड़ी की जांच होगी, सीबीआई परीक्षा गड़बड़ी की जांच करेगी। किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। 21 क्विंटल धान खरीदने का फैसला किसानों से किया गया। इसके साथ ही 66 लाख लोगों को 5 साल तक मुफ्त चावल देने की घोषणा भी आज की गई है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं, देखिए, कैबिनेट के फैसले के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव से बात की हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने। कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सीजीपीएससी का जिस तरह से हम बात कह रहे थे लगातार कि उसमें सीबीआई जांच करा सकते हैं। अरुण साव जी, आज आपने जो जांच लंबे समय से उठी थी युवाओं के बीच में, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं को निष्पक्ष पारदर्शी अवसर मिले, उनको अपने सपने का साकार करने का अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसीलिए हमारी सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का निर्णय 2021 के पीएससी को लेकर किया है। ये माना जाए युवाओं के साथ जो छलावा हुआ था कांग्रेस शासनकाल में, अब वो सब सामने आएगा। सीबीआई विस्तृत रूप से जांच करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसकी अपनी अलग प्रतिष्ठा है, तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अब पूरे मामले का सीबीआई जांच करेगी और इसके पीछे जो भी होगा वो सब सामने आएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और इसके साथ ही विष्णुदेव साय कैबिनेट के फैसले को लेकर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। भाजपा की विष्णुदेव सरकार के मंत्रिमंडल के ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल के द्वारा आज जनता के हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। विशेष तौर पे धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल और एक मुश्त भुगतान के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। महतारी वंदन के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में कुछ निर्णय लेगा। विशेष तौर पे बिजली बिल के बारे में इनका क्या फैसला है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में यह सब इन जनहित के विषयों में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सीजीपीएससी की जांच जरूर इन्होंने सीबीआई से कराने की बात की है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अपने कामों पे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। पहले पुलिस से तो जांच करा के देख लीजिए, कोई गड़बड़ी है। सिर्फ सीबीआई जांच का हवा खड़ा करना चाहते हैं और राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, ये दर्द भरे शब्द पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के हैं। मंगलवार को एक बार फिर वो अपने चुनाव क्षेत्र बुदनी के शाहगंज पहुंचे, जहां लोगों के बीच एक बार फिर से भावुक नजर आए, लेकिन इस बार उनका अंदाज थोड़ा बदला हुआ था। उन्होंने कहा कि राज तिलक होते होते कई बार वनवास हो जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री जैसे पद आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। इसी बीच उनका स्वागत करने आई महिलाएं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर भावुक हो गईं। सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन
लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। आखिर राज तिलक से वनवास किसकी तरफ इशारा है? साथ ही कुछ सवाल ये भी कि भविष्य में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने का ये इशारा है? क्या पार्टी को शिवराज कोई संदेश दे रहे हैं और क्या भविष्य की योजना की तरफ ये कोई इशारा है? तो कुछ शब्द आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहे, लेकिन इस बयान के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू कर प्रदेश की बहनों से जो आत्मीय रिश्ता बनाया, उसकी अमिट छाप आज भी देखने को मिल रही है और आगे भी लेकर चलना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने आवास का नामकरण किया है। अब शिवराज सिंह का निवास मामा के घर के नाम से जाना जाएगा। अपने नए घर को लेकर उनका कहना है कि जो आत्मा के रिश्ते होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं और इसलिए प्रदेश की बहनों, भांजे भांजियों से मेरा जो पारिवारिक रिश्ता है वो आगे भी कायम रहेगा। मैं यथाशक्ति मामा के घर से जनसेवा का यज्ञ लगातार करता रहूंगा। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं हैं। और इसलिए भाई और बहन, भांजे भांजियों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं और अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की यथाशक्ति सेवा मैं लगातार करता रहूंगा। तो मैं जहां रहूंगा वो प्यार का घर होगा, मामा का घर, इसलिए मामा का घर है और यहां से जन सेवा का यज्ञ लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी द्वारा दिए गए कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करूंगा और जनता की सेवा निरंतर चलती रहेगी। और अब खबर है रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे को लेकर बीते 2 दिन से चल रहे सस्पेंस के बाद फिलहाल अब विराम लग गया है। सीएम हाउस पर पार्टी के विधायकों की बुधवार को एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पार्टी के 43 विधायक शामिल हुए। सभी विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए सीएम हेमंत सोरेन के साथ खड़े होकर हर लड़ाई में साथ देने पर जोर दिया। बैठक की जानकारी देते हुए विधायकों ने बताया कि हेमंत सोरेन आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बने रहेंगे। ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, ये यहाँ की सरकार को अपदस्थ करने का षड्यंत्र है। बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में ईडी के 7वें समन के बाद भी हेमंत जवाब देने नहीं पहुंचे। मंगलवार को सीएम ने ईडी कार्यालय में पत्र भेजकर अपना जवाब दे दिया। अब ईडी के अगले कदम के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अभी लास्ट में जो सम्मन आया था उस सम्मन का जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। अब उसके बाद अब ईडी उस सम्मन को या उस सम्मन के जवाब को देखेगी, उसके बाद हम फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। अभी उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। कोई प्लान बी और कोई प्लान सी नहीं है। ईडी ने जो सम्मन उन्हें किया था, 7वां सम्मन था, इसका जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। और उन्होंने कहा कि 1 साल जैसे उन्होंने बाकी है ना, उसको इसी तरह से कार्यकाल पूरा करेंगे। और सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे और 2024 में भी हम लोग मिलकर सरकार इसी तरह से चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, कोई संशय इसमें नहीं है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। देश के हर बूथ के लोग रामलला के दर्शन करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। पार्टी इसके लिए 25 जनवरी से 25 मार्च तक एक अभियान चलाएगी। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक बैठक ली जिसमें उन्होंने 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाने को कहा। पीएम मोदी आयोजन के साक्षी बनेंगे। नड्डा से पहले प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों से आह्वान किया था कि वो घर घर में दिए जलाएं। तो देखिए, बड़ा प्लान है बीजेपी का। 25 जनवरी से 25 मार्च तक एक विशेष
अभियान पार्टी चलाने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे और जेपी नड्डा ने बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, हर बूथ के लोग रामलला के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे और 22 जनवरी को पूरे देश भर में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलेगा। जैसे जैसे 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भारत समेत विश्व का वातावरण राममय होता जा रहा है। देश भर के कलाकार #श्री राम भजन संग अपने गीत, संगीत, भजन, कविताएं सोशल मीडिया पर शेयर करके पीएम मोदी के आह्वान को सफल बना रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी कि वो श्री राम भजन # के साथ सोशल मीडिया पर भजन शेयर करें। इसके बाद पीएम मोदी ने भी खुद स्वाति मिश्रा के भजन राम आएंगे को शेयर किया। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को बड़ी ही धूमधाम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर की जा रही हैं। अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने पहुंची बंसल न्यूज की टीम ने श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास महाराज से बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी दी है। इस समय हम अयोध्या में हैं और बात करेंगे हम रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास जी से और समझेंगे कि आखिर वो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से रामलला की लगातार पूजा करते रहे हैं, एक लंबा अरसा हुआ। तो सीधे उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, बंसल न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। कैसा लग रहा है आचार्य जी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है तय हो गई है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस परिस्थिति को झेलने का अवसर हमको मिला वह बहुत ही दुखदायी रहा। पहले पूजा अर्चना शुरू किए, जो विवादित ढांचा रहा, जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कही जाती थी, जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, वहाँ हम पूजा शुरू किए। लेकिन वो जिस प्रकार से चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाती थी। वर्षा, गर्मी और सर्दी सभी समय में, और वहाँ समस्या रही। लेकिन वो भी 28 वर्ष एक एक दिन गिनते गिनते बीत गया। अब रामलला स्थायी मंदिर में हैं, अभी विराजमान हैं और उनकी पूजा अर्चना विधिवत हो रही है, लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता था, जिस तरह से तकलीफें रामलला को हुई, आप लोगों को हुई, तो आपने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी ये मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होगा और भव्य मंदिर बनेगा? भगवान रामलला अपने जीवन में सभी को शिक्षा दे गए हैं कि कठिनाई आती हो जाती है, और 14 वर्ष तक वनवास में रहे। तो वनवास की समय में जो उनको समस्या रही, जो कठिनाइयाँ रही, वो सब उनको वो झेलते रहे। 28 वर्ष तक उसमें त्रिपाल में राम तमाम यह जो प्रकृति का प्रकोप रहा झेलते रहे। लेकिन समय बीत गया। अब उस समय इतना आनंद आ रहा है कि जिस दिन उस दिन क्या सुख होगा और क्या आनंद आएगा, जो अनिर्वचनीय आनंद आएगा जिस दिन भगवान रामलला अपने उस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो ये थे रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास जी, जिन्होंने बंसल न्यूज से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 28 सालों तक रामलला को बहुत कष्ट रहा, क्योंकि वो त्रिपाल में थे, कोर्ट में चल रहा था मामला। लेकिन अब जबकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, तो ये आनंद का पल है और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अयोध्या जिस तरह से सज रही है, जिस तरह से बन रही है, वो अभूतपूर्व है और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे निश्चित रूप से उनको एक नई अयोध्या मिलेगी, वही त्रेता युग वाली अयोध्या। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, अयोध्या।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली बुधवार को रायपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ी शॉल और छत्तीसगढ़िया महतारी की प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान किया। तो बदले में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने साइन किया मुख्यमंत्री को बैट भेंट किया। दोनों के बीच प्रदेश में क्रिकेट सहित दूसरे विषयों पर चर्चा हुई। सौरभ गांगुली ने कहा कि यहाँ का स्टेडियम बहुत अच्छा है। तो ये तस्वीरें देखिए मुलाकात की। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना साइन किया हुआ बैट भेंट किया है। सीएम हाउस में जाकर मुलाकात की है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के स्टेडियम को एक अच्छा स्टेडियम बनाया है। और इसी बीच श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर सामने आई है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिसे लेकर सीएम मोहन यादव ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। इससे पहले अक्टूबर महीने में मादा चीता आशा के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई थी। भारत में चीतों को बसाने के लिए शुरू किए गए चीता प्रोजेक्ट के तहत कुल 20 चीते लाए गए थे, जिसमें से अभी 7 नर चीते और 7 मादा चीता ही जीवित है। 4 शावकों के जन्म के बाद ये संख्या 18 पर पहुंच गई है। नए नन्हे मुन्ने शावक आज जन्म हुआ है और ये हमारी एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। जब हमारे पूरी एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था, अब नया अंकुरण फूटा है और एक तरह से परिस्थिति तंत्र का भी ये अद्भुत एक संतुलन बना है। मैं अपने सभी मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को, सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। अब हमने उनको जिस रूप में चीता के लिए एक अभयारण्य बनाया था और उसकी कल्पना को सार्थक होते देख के मैं भी रोमांचित हूँ और अत्यंत आनंद से हूँ। बुधवार दोपहर ईरान के किरमन शहर में लगातार 2 विस्फोट हुए। धमाकों में अभी तक 103 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 171 लोगों के जख्मी होने की खबर है। धमाके इतने ताकतवर थे कि इनकी आवाज दूर तक सुनाई दी। हादसे की जगह से आ रहे वीडियो में लाशों के अंबार दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुए। पुलिस ने बताया कि एक फिदायीन हमला था और इसकी जांच की जा रही है। बुधवार को कासिम सुलेमानी की मौत की चौथी बरसी थी। इसी दौरान यहां लोग इकट्ठा हुए थे। कासिम सुलेमानी 2020 में बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मारा गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीसीडी यानी कि कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और डेडिकेशन, ये वो 3 चीजें हैं जो किसी को भी कामयाब बना सकती हैं। बिग बी, अमिताभ बच्चन इन तीनों को ही अपने करियर में फॉलो करते रहे हैं। फिल्म मेकर टीनू आनंद ने हाल ही में अपनी हिट फिल्म कालिया से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। टीनू ने बताया कि जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब उनके पिता इंदर राज आनंद सेट पर मौजूद थे। अमिताभ को उर्दू के कुछ डायलॉग्स बोलने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था। ये लाइंस थी, क्या नज़ा की तकलीफों में मजा, जब मौत ना आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का, हर काम जब मातम ना हुआ। अमिताभ को ये बोलते सुन इंदर राज ने कहा, बेटा ये उर्दू है, इसमें थोड़ा वजन लाओ। काफी कोशिश के बाद भी बात ना बनी तो अमिताभ ने कहा, अंकल ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरी जुबान नहीं है। इतना सुनते ही इंदर राज ने अमिताभ को 200 लोगों के क्रू के सामने डांटते हुए कहा कि लानत है तुम पे, हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो तुम, उनकी छांव में पले हो और तुम कह रहे हो कि ये जुबान नहीं है तुम्हारी। ये सुनकर अमिताभ सेट से बाहर चले गए और उनके जाते ही टीनू को लगा कि उनकी फिल्म और हीरो दोनों गए। लेकिन इंदर राज ने कहा, चिंता मत करो, वो हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, भागेगा नहीं। टीनू ने कहा कि जब मैं बाहर गया तो देखा कि होटल की बालकनी में अमिताभ मेरे असिस्टेंट के साथ खड़े होकर अपनी लाइंस की रिहर्सल कर रहे थे। अमिताभ सेट पर वापस लौटे और फिर कमाल कर दिखाया। तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए जेलर साहब, क्या नज़ा की तकलीफों में मजा, जब मौत न आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का, हर गाम पे जब मातम न हुआ। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन टॉकिंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही और देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।